फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पेज स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी एड्रीनर्जिक सिस्टम। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि एड्रीनर्जिक सिस्टम के बारे में कि एड्रीनर्जिक सिस्टम होता क्या है, कैसे वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, कैसे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और सिंपैथोमिमेटिक एक्शन कैसे शो करता है। तो आज हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो उस सिस्टम को इनिबिट कर सकती हैं, यानी कि उनके रिसेप्टर्स पर बाइंड होने वाली ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो उसकी एक्टिविटी को इनिबिट कर सकती हैं। तो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स बेसिकली क्या करती है, नोरएपिनेफ्रिन के जो रिलीज है उसको इनिबिट करती हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर के ऊपर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने एड्रीनर्जिक सिस्टम एंड इट्स एगोनिस्ट पर बनाई थी, उस पर मैंने आपको बताया था कि स्पेशली नोरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर, उसके साथ साथ एपिनेफ्रिन और डोपामिन भी रिलीज होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है वो हमारा नोर एपिनेफ्रिन फॉर्म होती है। देन इसका काम होता है इनिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इनिबिशन करना, इनिबिट करना। और इसको हम सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिबिट कर देता है। और इसके साथ साथ हम इसको पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी कहते हैं। और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसा कि बता चुका हूं मैं आप लोगों को, नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने बताया था कि रिसेप्टर्स कौन से होते हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर, अल्फा और बीटा। अल्फा 1 रिसेप्टर और अल्फा 2 रिसेप्टर, बीटा में होते हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर। तो अब बात करते हैं एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स की। एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो दो टाइप से काम करती हैं, जैसा कि इनकी जो लोकेशंस भी होती हैं उन लोकेशंस के अकॉर्डिंग भी कहूं तो, जैसे अल्फा है, अल्फा 1, अल्फा 2 अलग अलग सिस्टम पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे अल्फा जो होता है 1 वो हमारा ब्रेन के पार्ट में प्रेजेंट होता है, अल्फा 2 हमारा ब्रोंकस, लीवर या फिर वेसल्स में प्रेजेंट होता है। तो उनको ब्लॉक करने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जो ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का क्या मीनिंग है, यानी कि वो ये अल्फा और बीटा दोनों पे काम करेंगे। कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि वो अल्फा पे ही बाइंड करेंगे, अल्फा 1 पर या अल्फा 2 पर, वो दोनों पे बाइंड करेंगे। तो इनके अंदर सबसे पहले आते हैं अर्गट एल्कलॉइड्स। जितने भी अर्गट एल्कलॉइड्स हैं वो हमारे अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं। अर्गोटामीन, अर्गोटोक्सिन। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजिनेटेड अर्गट एल्कलॉइड्स की। हाइड्रोजिनेटेड कौन सी फॉर्म्स होती हैं? डाईहाइड्रो अर्गोटामीन, डीएचई। बहुत ही ज्यादा सुनने वाली टर्म है ये डीएचई। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो फार्माकोग्नोसी के अंदर भी इसका बहुत रोल है। देन इमिडाजोलिन्स। इमिडाजोलिन्स में टोलाजोलिन, पेंटोलामाइंस, ये भी नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स है। और उसके बाद मिसलेनियस में आती हैं क्लोरप्रोमाजीन। सो ये है नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। फिर बात करते हैं अल्फा 1 सिलेक्टिव की, जो पर्टिकुलरली अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करती हैं। और ये होती हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और टेम्सुलोसिन। ये जो ड्रग्स है बेसिकली हमारे यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर जो है वो वहां पर प्रेजेंट होता है। अल्फा 2 रिसेप्टर योहिम्बिन, ये ड्रग है जो अल्फा 2 पर ही बाइंड करती है। उसके बाद हम बात करते हैं बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स की। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर मींस वो ड्रग्स जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। इसमें नॉन सिलेक्टिव ड्रग है प्रोपेनोलोल, सोटालोल, टिमोलोल। और एक होती है कार्डियो सिलेक्टिव, जिसमें मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, इस्मोलोल और नोबिवोलोल जैसी ड्रग्स आती हैं। इनमें कुछ और क्लासिफिकेशंस भी हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा नॉन सिलेक्टिव या फिर कार्डियो सिलेक्टिव्स हैं। क्योंकि इनका इफेक्ट अगर हम स्टडी कर रहे हैं
तो अगर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं या बीडीएस के हैं या फिर किसी भी अदर पैरामेडिकल सोर्सेज के लिए, सबके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, तो मुझे उन सबको फोकस करते हुए मैंने ये क्लासिफिकेशन लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक, यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करती हैं। इसमें आती हैं लेविटालोल और कार्बिडिलोल, ये दोनों ही अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है। याद रखिए जो जीपैट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स की। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं, जैसा कि कल संडे है, तो संडे के दिन मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर वीडियो लेकर आता हूं। और कल भी मैं एक बहुत ही दिलचस्प डिसीज के ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। सो एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स की बात करते हैं कि कैसे ये ड्रग्स जो है वो एक्टिवेट करती हैं हमारे और रिसेप्टर्स को, और कैसे उनको ऊपर अपना एक्शन शो करती हैं। कल जैसे कि हमने पढ़ा था कि टायरोसिन है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंट में डोपा बनाता है। फिर वहां पे एरोमेटिक अमीनो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, एंजाइम होती है, ये डोपामीन बना देती है। और फिर बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो है वो नोर एपिनेफ्रिन बनाती है और उसको साथ में स्टोर भी करती है, किसमें? वेसिकल्स के अंदर। ये देखिए, ये जो है वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो गई है। तो अब यहां पर क्या होता है, कैल्शियम का रिलीज होता है, कैल्शियम का रिलीज होता है और वो क्या करता है सॉरी, एक्सोसाइटोसिस, और उस एक्सोसाइटोसिस की वजह से नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है और अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करता है और अपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। यानी कि अगर कोई भी ड्रग हम एगोनिस्ट दे रहे हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम का, तो वो इन रिसेप्टर्स पर बाइंड करेगा और अपनी एक्टिविटी देगा। और जैसा कि मैंने एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स की बात करी है, तो अगर मैंने अल्फा सिलेक्टिव की बात करी है, यानी कि वो ड्रग्स जो सिर्फ अल्फा रिसेप्टर पर बाइंड करती है, लाइक टेम्सुलोसिन है, प्राजोसिन्स, तो वो यहां पर बाइंड करेंगी और नोरेपिनेफ्रिन की बाइंडिंग को इनहिबिट कर देंगी। और जैसे मैंने बीटा 1 या बीटा 2 की बात करी है, तो उनमें स्पेशली कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स आ जाती हैं, मेटोप्रोलोल, टिमोलोल, एटिनोलोल, तो वो यहां पर बाइंड करेगी और अपनी कार्डियो सिलेक्टिव एक्टिविटी शो करेंगी। और उसके बाद जो अल्फा प्लस बीटा एक्टिविटी की बात करिए, ये जो ड्रग्स थी अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, कार्बिडोलोल, लेविटालोल, ये इन दोनों के ऊपर बाइंड करेंगी और अपनी एक्टिविटी शो करेंगी। तो अगर आपको कभी एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपको सिंपल एक ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करना है और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग जोन सी भी है उसको इफेक्ट यहां पे बता देना है। चलिए अब बात करते हैं एक्टिविटी की, कि इनकी क्या क्या एक्टिविटी होती है, इन ड्रग्स की क्या क्या एक्टिविटी होती है। देखिए, चलिए अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, हमारा जो काम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करने का है। यानी कि इन ड्रग्स का क्या काम है, इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करना। तो चलिए, आईज के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आईज के अंदर प्यूपिल की डायलेशन करता है, तो अगर एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स देंगे तो वो क्या कर देगा, इसकी कंस्ट्रिक्शन कर देगा आईज के ऊपर। ठीक है, तो अगर आईज की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, याद रखिएगा मियोसिस हो जाएगा। फिर बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के ऊपर। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवा की जो सिक्रीशन है उसको कम कर देता है, तो अगर हम इसको भी ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, सलाइवा ज्यादा सिक्रीट होगा। और मोस्टली जो आपकी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है वो पर्टिकुलरली कार्डिक ड्रग्स भी मानी जाती हैं, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा इफेक्ट हार्ट रेट और ब्रोंकस पर आता है, यानी कि लीवर लंग्स पर और हार्ट पर आता है। तो हार्ट के ऊपर ये क्या कर देंगी, जो हार्ट बीट है उसको कम कर देंगी, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को भी ये कम कर देंगी।
जब वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर हार्ट बीट कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी। और उसके साथ साथ जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है हमारे लंग्स को, तो ये क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे, तो इनको हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर भी कहते हैं। और साथ ही में स्टमक की एक्टिविटी को ये क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और उसके साथ साथ सॉरी उसके साथ साथ ये क्या करती हैं, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, तो ये क्या करेंगी, ग्लूकोज की सिक्रीशन को स्टोर रिलीज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और इंसुलिन के रिलीज को क्या कर देंगे, ये बढ़ा देंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के रिलीज को भी एड्रिनल मेडुला में ये कम कर देते हैं। और ब्लैडर के ऊपर ये क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्शन करते हैं, यूरिनरी कंस्ट्रिक्शन कोज करते हैं, और यूरिन के जो फ्लो है उसको भी इंक्रीज करते हैं। इसका मोस्टली काम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर करते हैं, क्योंकि वहां पे स्पिंचर्स का साइज ये कम कर देते हैं, ताकि यूरिन का जो आउटफ्लो है वो प्रॉपर हो सके। आई होप आप लोगों को मेरे ये फार्माकोलॉजिकल एक्शंस समझ में आए होंगे। मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी डायग्राम को लेकर आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने अपनी चारों वीडियोस के अंदर। चारों नहीं कहूंगा, मैं अपनी पांचों वीडियोस कहूंगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है जनरल फार्माकोलॉजी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सब्जेक्ट की, टॉपिक की। तो इसके अंदर मैंने इसको इसीलिए शेयर किया ताकि आप लोगों को इसकी एक्टिविटी समझ में आए। चलिए अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट में ये क्या करते हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन कोज करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका इफेक्ट क्या होता है, बीपी को कम करना। तो उसमें कुछ ड्रग्स जो होती है वो पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कोज कर देती हैं। मियोसिस कोज करती हैं, क्योंकि ये प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन कोज करती हैं, इसलिए मियोसिस के चांसेस होते हैं। देन नेजल ब्लॉकेज भी करती हैं। देखिए मैंने बताया था, जो अपनी एड्रीनर्जिक वाला पार्ट बताया था उसमें नेजल डीकंजेशन के बारे में बताया था मैंने। जो कुछ ड्रग्स थी ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, वो ड्रग्स नेजल डीकंजेशन करती थी, कि उस कंजेशन को कम करती थी। लेकिन ये क्या करती हैं, नेजल ब्लॉकेज करती हैं। देखिए लेथार्जिक कोज करती हैं। क्यों लेथार्जिक कैसे कोज करती हैं, क्योंकि ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम कर देती हैं। ये प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती हैं, और इंसुलिन के रिलीज को भी इंक्रीज कर देती हैं। डिजीनेस आ जाती है। देन ब्रेडीकार्डिया, हार्ट रेट को कम कर देती है। और उसके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमेटिक पेशेंट्स। अगर कोई पेशेंट अस्थमेटिक है और उसका ऑलरेडी लंग्स जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रखी है, तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, उन पेशेंट्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज कर देंगी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी तो सांस लेने में भी और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अस्थमा के पेशेंट्स में ये ड्रग्स अवॉइड की जाती हैं। देन बात करते हैं इंट्रैक्शन की। तो इंट्रैक्शन के अंदर सबसे पहली जो इंट्रैक्शन है दैट प्रोपेनोलोल डिले द रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन। देखिए जब हम इंसुलिन लेते हैं तो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं। लेकिन प्रोपेनोलोल लेते हैं तो वो भी यही काम करती है कि ग्लूकोज का जो प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल है उसको कम कर देती है। और जब प्लाज्मा ग्लूकोज कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, और वहां पे वो इंसुलिन का रिलीज भी इंक्रीज करती है। इट मींस हाइपोग्लाइसीमिया लंबे टाइम तक हो सकता है। उसके बाद एंडोमिथासिन एंड अदर नसेड्स रिड्यूस या एटीन्यूएट द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है प्रोपेनोलोल का उसको कम कर देती हैं। देन सिमिटिडिन इनहिबिट प्रोपेनोलोल मेटाबॉलिज्म। ये प्रोपेनोलोल के मेटाबॉलिज्म को भी कम करती हैं। एंड प्रोपेनोलोल इंक्रीजेस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरप्रोमाजीन बाय डिक्रीजिंग इट्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो बायोअवेलेबिलिटी का जो मैंने टॉपिक था मैंने उसमें बताया था कि कैसे बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बायोअवेलेबिलिटी को, और क्लोरप्रोमाजीन कैसे इसके मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और साथ ही में सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।